वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे का बाज़ाब्ता संग बुनियाद रख दिया। 306 किलोमीटर तवील मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बैनुल अक़वामी मयार 30 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। मनसूबे पर 307 अरब रुपए से ज़ायद की लागत आएगी। पाकिस्तान अल्लाह की अमानत है और बतौर अमीन हम इसकी हिफाजत करेंगे। M6 मंसूबे को गैर जरूरी तौर पर इल्तवा में रखा गया। तरक्की की दौड़ में तमाम इलाकों को यकसा मौक़े फराहम करना तरजीह है। पसमानदा इलाकों के अवाम की महरूमियों के इज़ाले के लिए फरसुदा रुकावटों को पसे पुश रखकर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मखलूत हुकूमत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में सिंध की तरक्की के लिए अमली इक़दाम कर रही है। मोटरवे की तामीर से सूबे में खुशहाली आएगी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से मुल्क में माशी और मुआशरती तरक्की की राह हमवार होगी। सिंध के अवाम किसी भी किस्म की तकसीम नहीं चाहते, मिलकर सूबे की खिदमत करने के ख्वाहां हैं। वफाकी वज़रा मौलाना असद महमूद, सैयद खुर्शीद शाह और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़े पुल समेत नहरों पर 82 पुल, 19 अंडरपास, 6 फ्लाईओवर्स और 10 सर्विस एरिया तामीर किए जाएंगे। बेहतरीन शाहराहों की तामीर से तरक्की की नेशनल स्पीड में इजाफा होगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वफाकी सेक्रेटरी मवासलात कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा की मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है। वज़ीर ख़ारजा ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। हिंदुस्तान का मकरू चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जौहर टाउन धमाकों के चंद घंटों के अंदर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। इन धमाकों में भारत के मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। एडिशनल IG CTD पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बरतानवी अखबार डेली मेल का माफीनामे पर मबनी बयान जारी। बरतानवी अवाम के पैसे और सरकारी इदारे डीफीड की इमदाद पर गबन की अपनी खबरों से दस्तबरदारी का ऐलान। अवामी सतह पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से माफी मांग ली। अखबार का इल्जामात पर मबनी तमाम खबरें हमेशा के लिए हटाने का फैसला। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दौरे में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। मुल्क को इलेक्शन की नहीं इस्तेहकाम की जरूरत है। इमरान खान के सहूलतकार एक एक करके चले गए। अब ना जहाज है ना जहाज चलाने वाले हैं। लॉन्ग मार्च की हकीकत सारी कौम ने देख ली है। अवामी फलाह बहबूद के बजाय PTI इलेक्शन मांग रही है। मुल्क की मफाद की खातिर अपनी सियासत दाव पर लगाई है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। भारत और चीन के दरमियान अरुणाचल प्रदेश की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सरहद पर झड़प। दोनों ममालिक के मुताबिक फौजी जख्मी। लद्दाख की वादी गुलवान में 15 जून 2020 को दोनों अफवाज के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के बाद ये पहला वाक़या है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया रात 12 बजे मध्य मुकाबल। अर्जेंटीना ने 2 मरतबा ट्रॉफी उठाने का एहसास हासिल कर रखा है। क्रोएशिया अभी तक टाइटल नहीं जीत सका। दूसरा सेमीफाइनल दिफाई चैंपियन फ्रांस और मराकश के दरमियान जुमेरात को खेला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे का बाज़ाब्ता संगे बुनियाद रख दिया है। 306 किलोमीटर तवील मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक 30 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा, जिस पर 307 अरब रुपए से ज़ायद की लागत आएगी। इसी की तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सक्खर में हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मोटरवे M6 की तामीर सूबा सिंध के अवाम का देरीना मुतालबा था, जिसे मौजूदा जमहूरी हुकूमत ने पूरा कर दिया। मोटरवे जामशोरो, हैदराबाद, मटियारी, बेनजीराबाद, नौशहरो, फिरोज, खैरपुर और सक्खर के इजला से गुजरेगी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़े पुल समेत नहरों पर 82 पुल, 19 अंडरपास, 6 फ्लाई ओवर्स और 10 सर्विस एरियाज तामीर किए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाने वाले इलाकों की महरूमियों का अजाला और मुल्क की तमाम इकाइयों के लिए तरक्की के यकसा मौके फराहम करना हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। पाकिस्तान के बाद सूबों के जो इलाके जो पीछे रह गए हैं, उनकी गिले और शिकायत की ये बुनियाद है कि अफसरशाही को इससे कोई गर्ज नहीं कि जनाब उन सूबों को भी हमने तरक्की की दौड़ में आगे लेके चलना है, शामिल करना है कि इस बहाने कि जनाब इनलैंड फ्रेट कॉस्ट बढ़। मैंने कहा मैं जानता हूँ वो जो कार्टेल जो हैं, जो नहीं चाहते कि गवादर पोर्ट तरक्की करे, ये इनके पीछे उनकी करिश्मा साजी है। मैं ये चीज़ नहीं होने दूंगा। खुदारा जानो कि पाकिस्तान की बुनियाद है इन इकाइयों के ऊपर, जिसमें सिंध है, बलूचिस्तान है, KP है, पंजाब है और शुमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर। अगर हमने इनको तरक्की की दौड़ में शामिल ना किया और आने बहाने इनको पीछे रखा तो फिर कायद का पाकिस्तान कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वजीर आजम ने कहा कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबा माजी में तवील ताखीर का शिकार रहा। इस शाहरा की तकमील से न सिर्फ मुल्क में रोड नेटवर्क का दायरा वसी होगा, बल्कि रोजगार समेत कारोबार के नए मौके भी पैदा होंगे। मोटरवेज की बुनियाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने रखी और उसके मेमार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस को और तरह मिली है और इसमें हमें मज़ीद इसमें हमें बढ़ोतरी लानी है। क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं जो मेरी आदत है उसको अच्छी आदत समझ लें, बुरी आदत समझ लें, या मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ कि मैं अचानक पहुँच जाता हूँ और क्वालिटी देखता हूँ। फिर क्वालिटी अच्छी होगी तो शाबाश देंगे। क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो वहीं पर थानेदार को बुलाकर वहीं बिठा देंगे उनको। कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मुल्क में सैलाब के हवाले से जारी बहाली के इकदामात का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। सैलाब ज़दगान के लिए खतीर रकम तकसीम की जा चुकी है और मजीद वसाइल अवाम के लिए फ्राहम कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम ने सक्खर रोहड़ी पुल की तामीर और इसकी तकमील का ऐलान भी किया। इस मंसूबे का ऐलान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में किया गया था, ताहम ये मंसूबा ताखीर का शिकार रहा। M6 और इस जैसे दीगर अहम मंसूबों की तकमील से अवाम को जदीद, आरामदेह और तेज तरीन सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। बेहतरीन शाहराहों की तामीर से तरक्की की नेशनल स्पीड में इजाफा होगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की सोच और विजन के तहत मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया गया। सक्खर हैदराबाद मोटरवे का आगाज भी इसी सिलसिले की कड़ी है। वज़ीर आज़म हैदराबाद में हैदराबाद सक्खर मोटरवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे इकरामुल्लाह महसूद। हैदराबाद में सक्खर हैदराबाद मोटरवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि शाहराह की दोनों अतराफ से संग बुनियाद रखने का मकसद इसे जल्द पाए तकमील तक पहुंचाना है। उन्होंने हिदायत की कि इस शाहराह की तामीर के साथ साथ हैदराबाद कराची मोटरवे की मुरम्मत पर भी फिलफोर काम शुरू किया जाए। ये अजीम मंसूबा जो कि जिस तरह अभी आपको यहाँ पर भी और सक्खर में भी बताया गया कि बानिए मोटरवेज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्हीं की कौमी बसीरत थी, सोच थी, जिसने आज पेशावर से लेके सक्खर तक पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में परो दिया है। कराची से हैदराबाद का जो मोटरवे है वो बिल्कुल चौक हो चुका है और यानी उल्टी गंगा बहती है, ट्रैफिक उल्टी डायरेक्शन से आती है, हादसात का आए दिन वहाँ पर सामना होता है। इकबाल साहब, उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वो फिल फॉर इसकी फिजिबिलिटी शुरू करें। असद साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि इसको जंगी बुनियादों पर इसको आप टेकअप करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हैदराबाद के लिए 2 अरब रुपए का ऐलान करते हुए कहा कि 1 अरब वफाक और 1 अरब सिंध हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के तरक्याती कामों के लिए सर्फ होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि महदूद माली वसाइल के पेश नजर हुकूमत तमाम जरूरी इकदामात उठा रही है। बदकिस्मती से गुज़श्ता हुकूमत के गलत इकदामात की बदौलत आज हम माशी मुश्किलात का शिकार हैं और IMF की कड़ी शराइत का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे। मुल्क के अंदर हैजानी कैफियत पैदा करने की एक शऊरी कोशिश हो रही है। मुल्क के अंदर अगर ये कहा जाए कि अपने कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, किसान बाहर क्यों नहीं आ रहे, आपने उस वक्त किसानों को बाहर क्यों नहीं बुलाया जब आप उनको खाद नहीं दे रहे थे और खाद पूरे पाकिस्तान में ब्लैक हो रही थी। आपने उस वक्त कारोबारी लोगों को बाहर क्यों नहीं बुलाया कि आए एहतजाज करें जब आप चीनी मुल्क से बाहर भिजवा रहे थे और एक्सपोर्टर्स की तिजोरियाँ भर रहे थे, रुपए का विंडफॉल भी उनकी जेब में जा रहा था, सब्सिडी भी आप साथ दे रहे थे। फिर अब दोबारा आपने चीनी दोबारा इंपोर्ट की और अरबों रुपए खर्च किए, गंदम एक्सपोर्ट की, फिर आपने इंपोर्ट की। आपने उस वक्त पूरी कौम को क्यों नहीं कहा कि एहतजाज के लिए आ जाओ बाहर, कि मैं इमरान खान गैस जो है $2 पर यूनिट पे मिल रही थी, मैं ना खरीद सका। खुदारा कुछ होश के नाखून लें आप, अगर आपको ज़रा भी इस कौम की हालत जार का अंदाजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाक ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन में 70 अरब रुपए तकसीम किए हैं। वफाक और सूबों ने मिलकर मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए से जायद की रकम तकसीम की। उन्होंने कहा कि अगरचे दोस्त मुल्कों ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद की, ताहम ये आफत इतनी बड़ी थी कि आज भी लाखों लोगों को खेमे, अद्वियात और दूसरी अशियाए जरूरियात दरकार हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे का सक्खर के बाद हैदराबाद में भी संग बुनियाद रखा। 306 किलोमीटर M6 की तामीर पर 307 अरब रुपए की लागत आएगी। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि मखलूत हुकूमत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में सिंध की तरक्की के लिए अमली इक़दामात कर रही है। सक्खर हैदराबाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से मुल्क में माशी और माशरती तरक्की की राह हमवार होगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मंसूबे की तकमील से तरक्की के नए बाब का आगाज होगा। इसकी तामीर के दौरान मकामी अफरादी क़ुव्वत को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि PTI दौर में सिंध को यकसर नज़रअंदाज रखा गया, लेकिन हालिया सैलाब में वफाक ने सिंध के सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की। इंशाअल्लाह ताला हम आपको दावत देंगे, जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा आप ही आके इस पे रोड पे भी ट्रैवल करेंगे सक्खर से लेके हैदराबाद तक। और इसका 2 जगह इफ्तिताह हो रहा है, तो यही उम्मीद हम करेंगे सिंध के लोग कि दोनों तरफ से इस पे काम शुरू होगा और आधे टाइम पे ये काम खत्म होगा जो नॉर्मली होता है। इस सड़क पे सिर्फ सिंध के लोग नहीं ट्रैवल करेंगे, पूरे पाकिस्तान के लोग ट्रैवल करेंगे।
ये 407 अरब इस रोड के यूजर्स के टैरिफ की कमी में इस्तेमाल होनी चाहिए ताकि उनको महंगा ना पड़े। ये नौकरियां आपको लोकल्स को देनी चाहिए, जो हैदराबाद से लेके सक्खर तक इस रोड पे काम होगा उस पे सब एम्प्लॉयमेंट लोकल्स की होनी चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि मोटरवे की तामीर से जहां सूबे में खुशहाली आएगी, वहीं फासलों में कमी और वक्त की बचत का बराह रास्त आवाम को फ़ायदा पहुँच सकेगा। मैं आज न सिर्फ सक्खर, न सिर्फ सिंध, मगर पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि जो 3.5 साल तक जिस प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाया गया, हमारी GDA की गवर्नमेंट ने, इत्तेहादी गवर्नमेंट ने बिल्कुल मुख्तसर अरसे में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 4 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट एक 6-7 महीने के अंदर शुरू करने पे जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ ने, जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मुझे यहाँ आके गिफ्ट दिया था सक्खर रोड़ी का ब्रिज। यकीनन आज ये गिफ्ट आप हमें दे के जाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में मुल्क की तरक्की के मंसूबे रुक गए थे। इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए काम कर रही है और मुस्लिम लीग नून के कायद ने मोटरवे बनाने का विजन दिया। पाकिस्तानी कौम के लिए एक खुश आइंद बात है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के तूल अर्ज़ में मोटरवेज़ के हवाले से जो विजन दिया था और पाकिस्तान के अंदर तूल अर्ज़ में मोटरवेज़ का जाल बिछाया। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स की बुनियाद आज इस सक्खर में रख रही है। हम संग बुनियाद रखते जाएंगे, मोटरवेज़ का जाल बिछाते जाएंगे। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने कहा कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबे का क्रेडिट मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबे से सूबे के अवाम को सहूलत होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे से अवाम को जदीद, आरामदेह और तेज़ तरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ के पूरे मुल्क को मोटरवे के जरिए जोड़ने के ख्वाब की तकमील का आज एक अहम दिन है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन शाहराहों की तामीर से तरक्की की नेशनल स्पीड में इजाफा होगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि पेशावर कराची मोटरवे के आखिरी हिस्से की तामीर के बाद पाकिस्तान के तमाम बड़े और अहम शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मनसूबे को 2.5 साल में मुकम्मल करने की हिदायत की है। इस मनसूबे की तकमील से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी, ताजरों, सनतकारों और किसानों को अपनी मसनूआत की तरसील में आसानी मिलेगी। और पाकिस्तान कई सालों से दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है। दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत का हाथ नजर आता है। कुलभूषण का मामला पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। ये बात वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में एडिशनल IG CTD पंजाब इमरान महमूद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दहशतगर्दी का मामला वज़ारत ख़ारिजा के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि भारत गुज़श्ता साल जौहर टाउन में होने वाले धमाके समेत दीगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस है। भारत और रॉ की जानिब से दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में वज़ीर ख़ारिजा इस मामले को उठाएंगे। एडिशनल IG CTD पंजाब इमरान महमूद ने यह बताया कि जौहर टाउन धमाके के 24 घंटे के अंदर 3 दहशतगर्दों पीटर पॉल डेविड, सज्जाद हुसैन और ज़ियाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद धमाके के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी लेकर आने वाले ईद गुल नामी शख्स और इसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि बरवक्त गिरफ्तारियों से दहशतगर्दी की मज़ीद कार्रवाइयाँ नाकाम बनाएं। एडिशनल IG CTD ने मज़ीद बताया कि भारत की जानिब से समीउल हक को टेरर फाइनेंसिंग की गई, जो ज़िया का भाई है। समीउल हक 2012 से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ काम कर रहा था। समीउल हक और
उज़्ज़ै अज़ीर बलोच को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया। एडिशनल IG CTD ने बताया कि समील हक से जौहर टाउन धमाके के मास्टरमाइंड और दीगर अफराद का डाटा मिला। इस डाटा से पता चला कि नवीद और सलीम नामी शख्स जौहर टाउन धमाके के मास्टरमाइंड थे, जिन्हें भारत ने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए $8,75,000 दिए थे। नवीद अख्तर को रवा साल 10 मई को गिरफ्तार किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका वरसे और समाजी और सकाफती और मजहबी इक़दार पर उस्तवार हैं। वक्त आ गया है कि दो तरफा ताल्लुकात को तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात में बदलने के लिए बुरोकार लाया जाए। सदर ममलकत ने यह बात कजाकिस्तान के पार्लियामेंट की मजलिस ऐवान ज़ेरी के चेयरमैन से कही, जिन्होंने पार्लिमानी वफ्द के हमरा ऐवान सदर में उनसे मुलाकात की। मुलाकात में कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ, पाकिस्तान में कजाकिस्तान के सफ़ीर और दूसरे आला हुकाम शरीक थे। सदर ममलकत ने कहा कि दो तरफा तजारती ताल्लुकात को मुतनव्वो बनाने, ज़राअत, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों के वसी इम्कानात मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा तजारती हुजम को बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सड़कों और रेलवे नेटवर्क के अलावा मौजूदा रवाबित को बेहतर बनाने और समंदर के जरिए नए राब्ते कायम करने होंगे। कजाकिस्तान और दीगर वस्ती एशियाई ममालिक की जानिब से कराची और गवादर के जरिए तजारत पाकिस्तान की विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी का अहम अंसर है। सदर ममलकत ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अफगानिस्तान में मुकम्मल क़याम अमन से कजाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को तक़वियत मिलेगी। और बरतानवी अखबार डेली मेल ने कहा है कि झूठी खबरें शाया करने पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगते हैं, तमाम मवाद भी हमेशा के लिए हटा रहे हैं। बरतानिया एसोसिएटेड न्यूज़पेपर के शाया करदा अखबार मेल ऑनलाइन और मेल ऑन संडे ने बरतानवी अवाम के पैसे और बरतानवी सरकारी इदारे रिपीट की इमदाद में गबन की अपनी खबरों से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए अवामी सतह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगी है। अखबार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि झूठे और इंतहाई संगीन नौयत के हतक आमेज़ करने पर मेल ऑनलाइन और मेल ऑन संडे ने अपनी इन खबरों की अशात पर वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगी है, जो 14 जुलाई 2019 को पाकिस्तानी सियासतदान के ख़ानदान ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए बरतानवी अवाम की तरफ से दिए गए बैरून मुल्क इमदाद के पैसे को चुरा लिया कि शह सुर्खी के साथ शाया की गई थी। बरतानवी अखबार के जारी करदा माफ़ीनामे के मुताबिक शाये होने वाली खबरों को जो मुकम्मल तौर पर झूठ थी, उनमें ये इल्ज़ामात शामिल थे कि बतौर कायम मकाम वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी अवाम के सरमाए से भिजवाई जाने वाली इमदादी रकूम में गबन किया। ये पैसा पंजाब को डीफीड ग्रांट के तहत दिया गया था, जिसका मकसद 2005 के पाकिस्तानी ज़लज़ला मुतासरीन की मदद करना था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमेशा दो टोक अंदाज में इन इल्ज़ामात की तरदीद की, जो उनके मुताबिक सियासी मकसद के तहत इन पर लगाए गए थे। डेली मेल और मेल ऑनलाइन के इन इल्ज़ामात पर मबनी खबर से दस्तबरदार होने और माफ़ी मांगने से इनकार करने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनवरी 2022 में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया। फरवरी 2022 में बिलाखिर डेली मेल ने मुकदमे में अपने दिफा के हक़ से दस्तबरदार होते हुए तस्लीम कर दिया कि बरतानवी अवाम के अतिया करदा पैसे और डीफीड की इमदाद के गलत इस्तेमाल से मुतालिक अपनी खबर में शाया करदा इल्ज़ामात का दिफा नहीं करना चाहती। और बरतानवी अखबार डेली मेल की जानिब से झूठी खबरें शाया करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगना एक बहुत अहम इक़दाम है और इससे साबित हुआ कि सहाफ़त को किसी की ज़ाती ख्वाहिशात या मकासद को पूरा करना किस कदर हज़ीमत का बायस बन सकता है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तर्जमाकार सलमान गनी साहब इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि सियासी और ज़ाती मफादात के लिए बेबुनियाद और झूठी इल्ज़ाम तराशी, ये रुझान जमहूरी और सियासी इक़दार के लिए आपके ख्याल में कितना नुकसानदेह है? देखें, जो एक मौसर जमहूरियत होती है उसकी बुनियाद जो है वो इल्ज़ाम तराशी या गाली गलोच पे नहीं होती, वो तो दरअसल खिदमत की बुनियाद पे होती है और खुद अदारों की साख के साथ मशरूत होती है। और जो लोग भी ये काम कर रहे होते हैं वो कोई जमहूरियत या सियासत की खिदमत नहीं कर रहे होते और ना ही उन्हें अपनी इज्जत का पास होता है। और जिन माशरों के अंदर इस तरह इल्ज़ाम तराशी होती है वो उन माशरों के अंदर इंतशार और खलफशार भी इसलिए पैदा होता है कि वहाँ पर ज़िम्मेदाराना लीडरशिप नहीं होती। देखिए, एक ज़िम्मेदार लीडरशिप जो होती है उसे अपनी कारकर्दगी का पास होता है, अपनी इज्जत का पास होता है और वो अपने तर्ज अमल से जहाँ जमहूरियत को मजबूत बनाने की कोशिश करती है वहाँ पर अपनी कारकर्दगी में इजाफा के लिए अपने लोगों की, अपने मुल्क की, मुआशरे की वहाँ पर नई मिसालें कायम की जाती हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग इल्ज़ाम तराशी का सहारा लेते हैं वो ना कोई जमहूरियत की खिदमत करते हैं और ना ही उनके इस मकरूह अमल से सियासत जो है वो मजबूत होती है।
सलमान साहब, एक ज़माने में सहाफ़ी अपनी खबर की हकीकत के हवाले से बहुत हसास होते थे। खबर देकर वापस लेना इंतहाई मायूब समझा जाता था, लेकिन अब ये डेविड रोज ऐसे सहाफ़ियों का इस शोबे में आना जो शायद किसी का आलाकार बनकर काम कर रहे होते हैं, इनसे ये मुकद्दस शोबा किस तरह से मुतासिर हो रहा है, प्लीज़ बताइएगा। देखें, बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है कि जिस तरह अदारों की साख जो है अदारों को अजीज होती है, इसी तरह कोई जर्नलिस्ट जो है उसकी खबर में खबरियत का पास रखना उसके लिए लाजम होता है। और आपने दुरुस्त कहा कि माजी के अंदर और आज भी कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं कि वो खबर पे मेहनत करते हैं और खबर में खबरियत को यकीनी बनाने के लिए, और जब खास तौर पे कुछ स्कैंडल्स हो तो उसमें दूसरे का वर्शन लेना लाजम होता है। आपने डेविड रोज का नाम लिया है, क्या डेविड रोज के इस अमल से उस अदारे की या उस अखबार की साख में इजाफा हुआ है? मेरा ख्याल उसकी साख बुरी तरह मजरूह हुई है और यही वजह है कि डेविड रोज अब उसका हिस्सा नहीं रहे। वो निकाल दिए गए हैं या खुद निकले हैं, इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन अब वो उस अदारे का हिस्सा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी को खुद अपनी खबरियत के हवाले से हसास होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर हमारे शोबे के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बगैर किसी तहकीक के खबर को आगे बढ़ा देते हैं। वैसे तो एक हदीस भी है कि किसी शख्स का झूठे होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा ले, लेकिन सहाफ़त का लफ्ज़ सहीफे से निकला है। तो मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त ही जमहूरियत का बुनियादी स्तून कहलाती है और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के साथ ही जो मुल्क और माशरे जो हैं वो मजबूत होते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर अहले सहाफ़त को भी अपने अपने तर्ज़ अमल का ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए और ऐसी इल्ज़ाम के अंदर भी अहले सहाफ़त को अपने अपने तर्ज़ अमल का जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सलमान गनी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान तारीखी, सकाफती और मजहबी बुनियाद पर बिरादर इस्लामी ममालिक हैं। मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर दोनों ममालिक के ख़यालात यकसां हैं। तफसील देखिए ज़िशान अली भट्टी की रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 14 दिसंबर को पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरे के दौरान दोनों अफ्रीकैन मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे, जबकि कई 2 तरफा मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। ताजिक सदर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। रवां बरस मिस्र के शहर शर्म अल शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात की थी। ताजिक सदर के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने और बढ़ती हुई जियो इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजीद तकवीयत मिलेगी। 1993 में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के सफारतखाने के क़याम से दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा सफारती ताल्लुकात का आगाज हुआ। नवंबर 2015 में ताजिकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान एक तारीखी हैसियत रखता है। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान अवामी रवाबत, दहशत गर्दी के खिलाफ इकट्ठे काम करने, हित्ते के अमन समेत तवानाई, सिक्योरिटी, तिजारत, दिफा, सकाफत और मवासलात के शोबों में ताउन के मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत किए गए थे। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल से 21 दिसंबर तक अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा 15 और 16 दिसंबर को न्यूयॉर्क में G77 और चीन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे, जिसमें कोरोना, इक़्तिसादी तरक्की और माहौलियाती तबाही पर तबादला ख़याल होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात और आलमी अमन सलामती के मौजू पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल मुबाहिसे में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा 19 दिसंबर को वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं, हुकूमती ओहदेदारों और पाकिस्तानी अमरीकन सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक और जापान पाकिस्तान को सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली और तामीर नौ के लिए 55 करोड़ 40 लाख डॉलर फराहम करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक ये रकम पाकिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली और तामीर नौ समेत मुल्क की आफात और मौसमियाती लचक को मजबूत बनाने में मुआविन होगी। इस रकम में 47 करोड़ 50 लाख डॉलर का कर्जा और एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से 30 लाख डॉलर की तकनीकी मुआवनत की ग्रांट और हुकूमत जापान की तरफ से 50 लाख डॉलर की इमदाद शामिल है। बैंक की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक ये रकम बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों में आबपाशी, निकासी आब, सैलाब के खतरे के इंतजाम और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मुआवनत देगी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि इमरान खान को जिन्होंने ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठाया उन्हें ही गालियाँ देता है। इमरान खान के तमाम सहूलतकार एक एक करके चले गए।
वफाकी वजीर ने कहा कि अवामी फलाह के काम करने के बजाय PTI इलेक्शन मांग रही है। इलेक्शन पर मुल्क के बड़े वसाइल खर्च होते हैं, वक्त पर होने चाहिए। मजीद तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए और सियासी मुखालफिन की किरदार कुशी की। उन्होंने कहा कि अदालत आलिया ने जब झूठे मुकदमात का नोटिस लिया तो हमारी बेगुनाही साबित हुई और हम रिहा हुए। इमरान को झूठा महात्मा बनाने के लिए उसके सियासी मुखालफिन की किरदार कशी करना, उनको बदनाम करना, उस वक्त ये टारगेट था और उसमें सभी मिले हुए थे। कौन था जो उसमें शामिल नहीं था? तब इमरान खान को सब ठीक लगता था। अभी तो उसके साथ हुआ ही कुछ नहीं है, अभी उसके करतूत ही सामने नहीं आए तो चीखें मारनी शुरू कर दी हैं उसने। और ये जो वो मुंह खोल खोल के कहता है जी इतने अरब की करप्शन, तो उस करप्शन को साबित करना था ना, तुम्हारे कहने से तो नहीं हो जाएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि PTI वाले अवामी फलाह के काम करने की बजाय इलेक्शन मांग रहे हैं। इमरान खान की जिन 2 सूबों में हुकूमत है वहाँ काम करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले उस्मान बुज़दार ने लूट मचा रखी थी और अब मौजूदा हुक्मरान लूट रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के 2013 से 2018 तक की कारकर्दगी अवाम के सामने है। इमरान खान ने अपने 4 साला दौर में मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया था। मौजूदा हुकूमत ने अपनी सियासत दाव पर लगाई और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सुलेमान शहबाज ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में हम पर झूठे मुकदमात बनाए और अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुलेमान शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में करप्शन का बाजार गर्म किए रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे खिलाफ एक पैसे की भी मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं की। तफसील रिजवान आरिफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुलेमान शहबाज ने कहा कि हमारे खिलाफ PTI की जानिब से बरतानिया की अदालतों में किए गए केसेस झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा कि बरतानिया की अदालतों में हमारे खिलाफ करप्शन का कोई भी केस साबित नहीं हुआ। 4 सालों में इंग्लैंड में लैंडमार्क केसेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे इनिशिएट हुआ, जो 18 महीने चला। नैब के ऑफिशियल्स, ARU के ऑफिशियल्स, शहजाद अकबर खुद इमरान खान के कहने पे इंग्लैंड चक्कर लगाते रहे, पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर का पैसा बर्बाद करते रहे, वहाँ मज़े करते रहे। हमने भरपूर उस केस का दिफा किया। 18 महीनों के बाद NCA ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा इमरान खान के मुंह पे और वो केस NCA ने कोर्ट में जाके कहा कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं। सुलेमान शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने 4 साल में भारी कर्ज लेने के बावजूद कोई मंसूबा नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान और शहजाद अकबर ने डेली मेल के सहाफ़ी से हमारे खिलाफ स्टोरी प्लांट करवाई। शहजाद अकबर डेविड रोज को नैब सेल में लेके आया जब शहबाज शरीफ साहब अरेस्टेड थे, को झूठी ब्रीफिंग दिलवाई, स्टोरी को प्लांट किया डेली मेल में और इंग्लैंड के अखबारों में उस स्टोरी को लगवाया। क्या नतीजा निकला उसका? डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगी। इमरान खान को शर्म करो तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। इकोनॉमी का जो खड्डा खोद के गए हो तुम, 4 सालों में 25,000 अरब का कर्जा लिया। उसके अगेंस्ट उसने क्या किया? वो पैसा कहाँ गया? उसका हिसाब होगा। उसके खिलाफ क्या एसेट्स बने? उस पैसे के अगेंस्ट कौन से प्रोजेक्ट्स आए पाकिस्तान में? ये कौम को जवाब दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुलेमान शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने साइफर के मामले पर कौम को गुमराह किया। इसका कोई दीन ईमान नहीं है, दीन को बेचता है ये। रियासत मदीना में ये कुछ होता है जो इसने किया। दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया ने खाना काबा के मोनोग्राम के साथ एक ही घड़ी बनाई, इसने जाके बेच दी। वो साइफर के ऊपर कौम को गुमराह किया इसने, बाद में अमरीकियों के पांव पड़ गया जाके। सुलेमान शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। और मौसम की बात हो और लाहौर में फॉग की बात हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। लाहौर की अगर इस वक्त सूरत हाल की बात की जाए तो लाहौर में फॉग की वजह से सूरत हाल, मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। न सिर्फ फॉग, इसके साथ साथ लाहौर के शहरी जो है दीगर मुश्किलात का सामना भी इनको करना पड़ा है इस मौसम की वजह से, और वो है स्मोग। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, जो मौसम की सर सूरत हाल है, मजीद कितने दिन तक ये जारी रहेगी और ये फॉग कब तक छट सकती है?
جی ابھی 2-3 دن سے تو لاہور میں اتنی کوئی ڈینس فاگ نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو انڈین اوشن میں بے بنگال پہ انڈیا پہ ایک سائیکلون بنا ہوا تھا، اس کی وجہ سے کچھ ٹمپریچر معمول سے زیادہ ہیں. تو پچھلے 2-3 دن سے کوئی فاگ نہیں ہے لاہور میں، اور اسموک کا لیول بھی جو AQI کا ہے وہ بڑا کم ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو شمال مغرب سے ہوائیں ہیں وہ کافی تیز چل رہی ہیں کچھ 2-3 دن سے. تو ابھی اس ویک میں اتنا کوئی ڈینس فاگ کا چانس نہیں ہے، لیکن اگلے ویک میں چانسز ہے کہ دوبارہ یہ جو فاگ ہے یہ شروع ہونے کا امکان ہے. جی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں موسم کی صورتحال اگلے پورے منتھ کے اندر؟ جی بالکل، جیسا محکمہ موسمیات نے ایک پورے منتھلی جو فورکاسٹ ایشو کی ہوئی ہے تو اس میں بلو نارمل یا نارمل رینز ہے. اتنی زیادہ رین نہیں ہے اس میں. ویسے بھی جو ہمارا جو دسمبر کا ماہ ہوتا ہے اس میں بڑی کم بارشیں ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی اتنی زیادہ رینز نہیں ہوں گی. ڈرائینس ہوگی اور پھر فاگ کے چانسز جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ جائیں گے. چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ سردی کی شدت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شمالی علاقہ جات میں بہت سے لوگ جو ہے وہ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر برف باری کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو کیا پریڈکشن ہے، کب برف باری ہوگی یا کہاں پہ ہیوی جو ہے وہ سنو فال ہو سکتی ہے؟ جی ابھی اگلے کوئی 1 ویک تک تو کوئی اتنا کوئی سپیل نہیں ہے، کوئی خاص سپیل نہیں ہے جس سے رین فال یا کوئی ہیوی سنو فال ہو جائے. تو ابھی کوئی 8 سے 10 دن میں ابھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس سے کہ ہمارے جو وزٹرز ہیں وہ اس کو سنو فال کو دیکھ سکے. ابھی ڈرائی نیس ہوگی موسم میں. اسلم صاحب، بہت سارے لوگوں میں جو ہے وہ وائرل انفیکشنز بھی اس وقت دیکھنے میں آ رہے ہیں، بہت زیادہ انکریز کر گئے ہیں کیونکہ خشک سردی پڑ رہی ہے. کب تک ہم دیکھ رہے ہیں، کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بارش کی کوئی توقع ہو؟ جی بارش ابھی جیسے پلین ایریاز پنجاب وغیرہ میں ان میں تو فی الحال کوئی اگلے 8 سے 10 دن میں کوئی خاص بارش کا چانس نہیں ہے. کوئی ناردرن ایریا میں ایک اسپیل کو اینڈ پہ ہے، وہ بھی ابھی اتنا کوئی خاص اس کی پریڈکشن نہیں ہے، لیکن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو ابھی آنے والے دنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 8 سے 10 دن میں کوئی خاص بارش کا سلسلہ نہیں ہوگا. اس طرح ڈرائی ویدر چلے گا. تو جب کوئی بارش ہوگی تو پھر یہ بیماریاں جو ہے تھوڑی ریڈیوس ہوں گی، لیکن فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں. شکریہ چودھری محمد اسلم صاحب، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کے لیے. اور ابھی رخ کرتے ہیں بلوچستان کا، جس کے 32 اضلاع کی میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹیوں اور یونین کونسل کی مخصوص نشستوں کے انتخابات کے لیے پولنگ کل ہو رہی ہے. اسی حوالے سے وقار احمد نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتا ہے. بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار اب مکمل ہونے کے قریب ہیں. بلدیاتی نمائندوں کے انتخاب کے بعد اب ریزرو سیٹس پر انڈائریکٹ الیکشنز کا مرحلہ باقی ہے. ویمن ریزرو سیٹس پر 661 نمائندوں کے بلا مقابلہ انتخاب کے بعد 1421 خواتین امیدواروں کا انتخاب ہونا باقی ہے. کسانوں کی سیٹس پر 341 امیدواروں کے ان اپوز الیکشن کے بعد 561، جبکہ ورکرز کی نشستوں پر 349 امیدواروں کے بلا مقابلہ انتخاب کے بعد 553 نشستوں کے لیے منتخب نمائندے ووٹ کاسٹ کریں گے. اقلیتی نشست پر صرف 143 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. جو آخری مرحلہ ہے وہ ہے انڈائریکٹ کا، جو ہم 32 اضلاع میں کل سے شروع ہو رہا ہے. سب سے بڑی کیٹیگری اب ویمن ہے کیونکہ اس کی 33% کوٹا ہوتا ہے، تو وہ ٹوٹل سیٹیں ہمارے پاس 2082 ہیں. مخصوص نشستوں پر نمائندوں کا انتخاب انڈائریکٹ الیکشن سے ہوتا ہے. ووٹنگ اور بلا مقابلہ انتخابات کے بعد بھی بلوچستان میں خواتین کی 12 جبکہ کسان اور ورکرز کی ایک نشست خالی رہ جائے گی. اقلیتی آبادی صوبے میں کم ہونے کی وجہ سے 687 سیٹوں پر کسی نمائندے کا بھی انتخاب نہیں ہو سکے گا. وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ. ناظرین، اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ پرانے ڈیزائن کے بڑے سائز والے کرنسی نوٹ 31 دسمبر 2022 کے بعد SBP BSC کے کاؤنٹرز پر بھی تبدیل نہیں کرائے جا سکیں گے. اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق پرانے ڈیزائن کے بڑے سائز والے کرنسی نوٹ رکھنے والے SBP بینکنگ سروسز کارپوریشن BSC کے فیلڈ دفاتر پر جا کر ان نوٹوں کو تبدیل کرا لیں. نوٹوں کو تبدیل کرانے کی یہ آخری تاریخ ہے. وفاقی حکومت نے گزشتہ سال 23 دسمبر میں 10، 50، 100 اور 1000 روپے کے پرانے ڈیزائن کے بڑے سائز والے کرنسی نوٹوں کی تبدیلی کی آخری تاریخ 1 سال تک بڑھائی تھی. اور بھارت اور چین کے فوج کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں ہوئی ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں افواج کے درمیان اروناچل پردیش کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جھڑپ ہوئی ہے، جس میں دونوں طرف سے متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں. بھارتی فوج نے تصدیق کی ہے کہ یہ جھڑپ 9 دسمبر کو ہوئی. اس واقعے کے بعد دونوں ملکوں کے مقامی کمانڈرز کی ملاقات ہوئی، جس میں کشیدگی کو کم کرنے پر گفتگو ہوئی. لداخ کی وادی گلوان میں 15 جون 2020 کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلی جھڑپ ہے.
और यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद आप देख सकेंगे स्पोर्ट्स सेगमेंट। हमारे साथ रहिएगा।